तो मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज हम बात कर रहे हैं उनके लिए चुनौतियां और जो उनकी सफलता है उन पर। और आज हम बात करेंगे अपने एपिसोड में सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन की। अगर इसे समझना हो तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अंत्योदय को याद करना होगा। वो अंत्योदय जिसे आरएसएस के प्रमुख नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक और आर्थिक विचारधारा मानते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी मानना था कि किसी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो समाज के आखिरी तबके और गरीब लोगों तक कितनी सफलता से पहुंचा है। तो इसी पर आज का एपिसोड हम जानेंगे कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 साल की सरकार ने कहां तक सफलता हासिल की है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार के 12 वर्षों के शासनकाल में इकोनॉमी से जुड़े कई आंकड़े उनकी उपलब्धियों की तस्दीक करते हैं। लेकिन देश की प्रगति का पैमाना सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हो सकते, बल्कि आर्थिक विकास के कई पैमानों में एक बेहद अहम और आधारभूत पैमाना है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल सिक्योरिटी का। समाप्त कर सबको हर क्षेत्र में समान अवसर देता है। भाई और बहनों, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ईज ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट का सबसे बड़ा लाभ अगर हुआ है तो हमारी बहनों को हुआ है, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को हुआ है। ये देश का दुर्भाग्य था कि आजादी के इतने दशकों तक हमारी अधिकतर बहनें बेटियां इस लाभ से वंचित रही। स्थिति ये थी कि माताएं बहनें अपनी छोटी बचत को रसोई में राशन के डिब्बे में रखती थी। जिस बचत को सुरक्षित रखने के लिए बैंक बनाए गए हैं, उसका उपयोग आधी आबादी न कर पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता थी। क्या समाज के सभी वर्गों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के किफायती और आसान तरीके से बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो पाईं? क्योंकि अगर हर व्यक्ति का बैंक खाता हो तो उसे जरूरत पड़ने पर आसानी से लोन, बीमा और पेंशन की सुविधाएं मिल पाएंगी, जिससे लोग साहूकारों के कर्ज जाल से बच सकते हैं, अपनी सेविंग सुरक्षित रख सकते हैं। इस दिशा में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही प्रधानमंत्री जनधन योजना का सफल इंप्लीमेंटेशन। जनधन योजना के पीछे इसी चिंता के समाधान का भी अहम रोल रहा है। आज इसकी सफलता सबके सामने है।
जनधन योजना के तहत खुले करोड़ों बैंक अकाउंट में से आधे से अधिक बैंक अकाउंट हमारी माताओं बहनों के हैं। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई पीएमजेडीवाई स्कीम के तहत अब तक देश के 58 करोड़ 20 लाख से ज्यादा वंचित नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। इसमें न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई बाध्यता नहीं है। डीबीटी के जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा बिचौलियों के बिना सीधे जनधन खातों में ट्रांसफर होता है। इतना ही नहीं, जनधन खाता धारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ साथ दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा का सुरक्षा कवच भी दिया जाता है। जनधन खातों को आधार और मोबाइल से जोड़कर जैम ट्रिनिटी के जरिए लाभार्थियों को सब्सिडी या सहायता राशि भेजी जाती है। इससे भ्रष्टाचार और लीकेज पर लगाम लगी है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि डीबीटी के जरिए जहां लाभार्थियों के बैंक खातों में 51,29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए और इस प्रक्रिया की वजह से अब तक सरकार को 4,31,138 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड गेन हुआ है। फर्जी और डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाने और फर्जी राशन कार्ड, जॉब कार्ड को रद्द करने से इन प्रमुख योजनाओं में भारी बचत दर्ज की गई है, जो पैसा फिर से वंचितों के विकास पर खर्च किया जा रहा है। मोदी सरकार के ऐसे प्रयासों ने देश में वित्तीय समावेशन की तस्वीर बिल्कुल बदल कर रख दी है। मोदी जी ने गरीब देखा है, गरीबी देखी है और उनका जो अनुभव मुख्यमंत्री के रूप में और फिर अब 12 साल से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने हर वो काम किया जो एक साधारण व्यक्ति को जिसकी आवश्यकता है। अगर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए विदेश से एफडीआई को आमंत्रित किया, उसके साथ साथ जो देश की कंपनियां थीं उन लोगों को भी सिंगल विंडो सिस्टम दिया अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए देश भर में। वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, देश की उत्पादकता भी बढ़ी और स्वदेशी भी हुआ। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास है वो भी बाहर जाने से बचा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई दिव्य शक्ति है उनमें कि जो 24 घंटे में से 20 घंटे अनवरत काम करते हैं। पिछले 25 सालों में एक भी छुट्टी उस व्यक्ति ने नहीं ली है। भगवान उनको कर्मशील जीवन दे, शतायु दे, ताकि वो देश की, समाज की सेवा कर सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो प्रमुख उस समय के कार्यक्रम थे उसमें एक तो जनधन योजना थी। आप पूरी श्रृंखला को देखें, जो उनकी सोच की एक चेन होती है, तब यह समझ पाएंगे लोग कि किस प्रकार एक नीति को कार्यान्वित करके वह दूसरी नीति को जोड़ते हैं। जनधन योजना आई, लोगों के अकाउंट खुले, तो तत्काल उन्होंने एक जो पूरे देश में कुरीति हो गई थी, एक तरीके से आपको याद होगा भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी ने कहा था कि जो भी कार्यक्रम होते हैं केंद्र के, तो याद पड़ता है मुझे, लगभग उन्होंने कहा था 80 पैसा 90 पैसा वो चला जाता है, केवल 10 पैसा लाभान्वित हो रहे व्यक्ति को मिलता है। टेक्नोलॉजी उसका समाधान थी और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत जो भी योजनाएं थी उसमें वह ट्रांसफर ऑफ अकाउंट की योजना चला रहे थे। किसानों को आपको याद होगा 6,000 रुपए दिए गए, एक बटन दबाने से
करोड़ों किसानों को मिल जाता है। तो अगर ये जनधन योजना नहीं होती तो ये नहीं होता, योजनाएं ट्रांसफर की नहीं होती। फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी कई और स्कीमें हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके तहत आसान और बिना गारंटी के लोन दिया जाता है, जिससे व्यापारियों को और व्यवसायों को काफी जो है लाभ यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। साफ तौर पर आपको अगर बताएं कि जैसे मुद्रा योजना का लाभ काफी भारी संख्या में लोगों को मिला, जिसके तहत छोटे व्यवसायों को बिना गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत बिना किसी गारंटी के 10 से 50 हजार रुपए तक का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है, जिसने कोविड के बाद स्ट्रीट वेंडर्स को फिर से अपना काम शुरू करने की सहूलियत दी, उन्हें साहूकारों के चुंगल से मुक्त कराया। ऐसी कई योजनाएं जो हैं वो इस सरकार ने शुरू की, जिसके सहारे जो गरीब लोग हैं उनको एक बड़ा सहारा इन योजनाओं के तहत मिलता दिखा। पीएम स्वनिधि योजना का जो प्रभाव हुआ है वो दिखाता है कि जब गरीब को संबल मिलता है तो वो कुछ भी कर सकता है। भारत में जिस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रयास किए गए, इकोनॉमी में इसका बेहतर परिणाम बिना सोशल सिक्योरिटी के संभव नहीं। दरअसल वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स एक दूसरे के पूरक हैं। वित्तीय समावेशन जहां एक मजबूत नींव की तरह काम करता है, जिसके बिना सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए उन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानना दिलचस्प है, जिसने मोदी सरकार की देश को मजबूत करने की आकांक्षाओं को आधार देने का काम किया। मोदी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत देश के गरीब और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए हाउसिंग और सैनिटेशन यानी स्वच्छता के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और बड़े काम किए हैं। सरकार ने इन बुनियादी सुविधाओं को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर न मानकर देशवासियों की गरिमा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ा है। सरकार ने सबके लिए आवास के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY की शुरुआत की, जिसे ग्रामीण और शहरी दो भागों में लागू किया गया। दो 2014 के बाद हमने गरीबों के घर को सिर्फ एक पक्की छत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हमने घर को गरीबी से लड़ाई का एक ठोस आधार को शुरू किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक गरीब और बेघर परिवारों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। PMAY के तहत गांव में लगभग 3 करोड़ तो शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा घरों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 86 लाख से ज्यादा घर डिलीवर किए जा चुके हैं। महिला सशक्तिकरण के तहत इन घरों का मालिकाना हक परिवार की महिला सदस्य के नाम पर देना अनिवार्य किया गया है। इन घरों को सिर्फ एक ढांचा नहीं बनाया गया, बल्कि इन्हें जल जीवन मिशन यानी नल से जल, उज्ज्वला योजना यानी LPG कनेक्शन, बिजली और शौचालय योजनाओं से भी सीधे जोड़ा गया है। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन SBM के तहत देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। इस अभियान के जरिए ग्रामीण भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने सबसे पहला काम किया स्वच्छता का, और स्वच्छता के अंदर करीब 12 करोड़ टॉयलेट पूरे देश के गाँव में बनाए, और उसके कारण जो लोग शौच के लिए बाहर जाते थे और विशेष रूप से
जो महिलाओं को जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हुआ। दूसरा काम किया उन्होंने नल से जल। महिला को दूर दूर तक जाना पड़ता था पानी के लिए, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही थी। आज उनको घर में पानी मिलता है, अच्छी क्वालिटी का पानी मिलता है और उनके करीब 5.5 करोड़ घंटे जो इसमें खर्च होते थे वो भी बचे हैं। 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए रोज बाहर जाती थी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया। देखिए, इन 12 सालों में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। 100 से ज्यादा योजनाओं का कंसेप्ट लेकर के बनाना और भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर के चलना, सभी वर्गों को जोड़ना, जन भागीदारी से इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आगे बढ़ाना, ये कुछ ऐसे नवाचार हैं। फिर जो हमारे मेडिकल एंड हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे जो डिपार्टमेंट है उनके पैरामीटर भी सुधरे हैं। जन जन की आंखों के सपने लेके चले। आज किसी से पूछिए, उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इलाज में खर्च होने से उसका बजट पूरी तरह बिगड़ कर रह जाता है। इसमें गरीब वंचितों की हालत तो और भी खराब है। कई बार महंगे इलाज के बोझ तले वो इस कदर टूट जाते हैं कि घर और जमीन तक बेचना पड़ता है, तो कभी इलाज ना होने से मौत तक हो जाती है। इस दिशा में मोदी सरकार की 2 स्वास्थ्य योजनाओं ने बहुत राहत दी है, खासकर आयुष्मान भारत। PMJAY और जन औषधि योजना ने स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव किए हैं। इन योजनाओं ने गरीबों को इलाज के भारी आर्थिक बोझ से उबारा है। आयुष्मान भारत योजना के पात्र गरीब और वंचित परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक के कैशलेस और मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। अब तक देश भर में लगभग 42 करोड़ 48 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 10 करोड़ 98 लाख से ज्यादा बार मरीजों के अस्पताल में भर्ती को मंजूरी दी गई है। मोदी सरकार ने PMJAY का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के किसी भी आय सीमा के सभी बुजुर्गों को इसके दायरे में शामिल किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP के तहत देश भर में 16,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र चालू हैं, जहां बाजार से 50 से 90% तक कम कीमत पर जेनरिक दवाएं और सर्जिकल उपकरण मिलते हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में सरकार लगातार गरीबों के लिए, मध्यवर्गीयों के लिए तमाम अलग अलग योजनाएं लेकर आती रहती है, जिससे कि गरीबों को, वंचितों को इसका लाभ मिल सके। और इसी कड़ी में मोदी सरकार ने गरीबों के लिए एक ऐसी योजना लेकर आई जिसमें स्वास्थ्य के तहत लोगों को सस्ती दवाइयाँ जो है वो मुहैया कराई जाती है और इसका जो नाम दिया गया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। वहीं इसके साथ ही देखिए, इस समय हम RML अस्पताल के बाहर मौजूद है। तो ये बताइए कि जो ये जन औषधि केंद्र है, इससे आपको कितना बेनिफिट मिलता है, कितना फायदा? लगभग 50% ये रेट, मैंने प्रिंट रेट से कम में दवा मिलती है। गरीबों के लिए मोदी सरकार जो फैसला ली है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। कारण है कि आजकल देहातों में, चाहे गांव शहरों में, लोगों को क्या है कि पैसे के अभाव में दवा नहीं ले पाते। जन औषधि केंद्र से है कि दवा सस्ती मिलती है, लोग बेधड़क यहाँ दवा लेते हैं। हमें बहुत बेनिफिट है, हम तो बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी दवाइयाँ। जेनेरिक दवाई है, बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात है कि ओरिजिनल है। डिस्काउंट तो बहुत मिला है, हमें तो करीब 60, 70, 80% तक डिस्काउंट मिल जाता है। 2014 के बाद से लागू की गई एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी से जुड़ी 3 प्रमुख योजनाएं गरीबों और किसानों का बड़ा सहारा बनी है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल देने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करने में बड़ी भूमिका निभाई है।
पीएम सम्मान निधि योजना के तहत हर साल लगभग 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में कुल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता डीबीटी की जाती है। शुरुआत से अब तक देश के 11 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों के बैंक खातों में 4,09,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए जा चुके हैं, जिससे आर्थिक विकास को गति मिली है और किसानों की साहूकारों पर निर्भरता कम हुई है। वहीं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसके तहत लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद भी गरीबों को भुखमरी से बचाया, जीवन यापन आसान किया। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ 33 लाख से ज्यादा मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे भारत में एलपीजी कवरेज बढ़कर लगभग 98% हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है कि जब तक हमारा ग्राम पंचायत का उदय नहीं होगा, गांव का उदय नहीं होगा, तब तक देश का उदय नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को कितना सुदृढ़ कर सके, कितना मजबूत कर सके, कितना आत्मनिर्भर बना सके, उस दिशा में प्रेरित करने के लिए इस तरह के पुरस्कारों का आयोजन करते हैं। केंद्र सरकार की 12 साल के पूरे होने में न सिर्फ देश का बल्कि छत्तीसगढ़ का भी अलग से विकास हुआ। 80 से 85% किसान से लेके विद्यार्थी तक सबको इसका सीधा लाभ मिला है। अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए बोनस योजना से लेके उनके फसल का जो रेट है उस रेट को और छत्तीसगढ़ राज्य में उसमें ब्याज भी दिया जाता है। पीएम किसान ने एक बहुत बड़ा जो है वो किसान जो आज तक की केवाईसी या जो शासन की और भी महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं जो उसके द्वारा संचालित होती हैं उससे जुड़ नहीं पा रहे थे, आज के दिन पे वो सभी के सभी इन योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। जितना डिसेंट्रलाइज्ड और जिस तरीके से जो है लास्ट माइल में खड़े इंसान तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, वैसे ही उनके जीवन में भी जो है वो पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कई प्रयास किए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना इनमें खास है। आपको हैरानी होगी इनकी लोकप्रियता जानकर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब तक 4 करोड़ 53 लाख से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों में 3,33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जमा हो चुकी है, जिससे एक तरफ इस बड़े फंड ने महिलाओं के फाइनेंशियल इंक्लूजन और घरेलू बचत को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, तो दूसरी तरफ लैंगिक अनुपात में सुधार कर सामाजिक आर्थिक विकास को तेज किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में बीमा पर भी पूरा जोर दिया, चाहे अटल पेंशन योजना हो या पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना या पीएम सुरक्षा बीमा योजना या फिर पीएम फसल बीमा योजना हो। संकट के समय कमजोर लोगों को आर्थिक मदद और उनके सम्मानजनक जीवन की दिशा में ये बेहतर पहल साबित हुए हैं। मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटलीकरण और डीबीटी के जरिए देश की इकोनॉमी को मजबूत स्ट्रक्चरल और लिक्विडिटी बूस्ट दिया है। इन योजनाओं की वजह से भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025-26 तक लगभग 64.3% हो गया है, जिससे लगभग 94 करोड़ 30 लाख लोग इसके दायरे में आए हैं। हालांकि मोदी सरकार के सामने फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, जैसे सीमित डिजिटल साक्षरता, खातों का निष्क्रिय होना, असंगठित क्षेत्र का बड़ा दायरा और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियां इनमें प्रमुख हैं, जिनसे निपटने के रोड मैप पर भी काम करना होगा। तो वहीं मेडिकल क्षेत्र में सरकारी बीमार अस्पतालों का इलाज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद से प्रेरित होकर कई सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चलाई, जिसका रिस्पांस भी बहुत बेहतर रहा। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आर्थिक संबल मिला, लेकिन हर देशवासी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और
सुरक्षित बनाने की दिशा में ऐसे और प्रयासों की जरूरत है ताकि उन्हें आर्थिक आजादी मिले, जिससे अपनी मर्जी से जीने और सपनों को पूरा करने का हौसला और परवान चढ़े।